आप उसे पागल कह सकते हैं, लेकिन ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और जिद्दी लोग कम ही मिलते हैं। यह कहानी है सेंट लुइस मिसूरी 1954 की। एक महत्वाकांक्षी मध्यम आयु के बिजनेसमैन रे क्रॉक, जो अपनी स्टील मिल्कशेक मिक्सर्स बेचने के लिए एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक लगातार जाते हैं, पर हर बार निराशा हाथ लगती है। फिर भी उन्हें कम मत समझिए, क्योंकि वह हार मानने वालों में से नहीं है। यह संघर्षरत आगे चलकर दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक बनेगा। वह खुद को लगातार मोटिवेट करते हुए शहर में घूमते रहते हैं, उस एक विशेष ऑर्डर की उम्मीद में। उनकी यह मेहनत अंततः सबसे अप्रत्याशित तरीके से रंग लाएगी। एक बार फिर असफल प्रयास के बाद वह अपने शिकागो, इलिनॉइस के ऑफिस में कॉल करते हैं। उनकी कॉल एक अमेरिकन बिजनेसवुमन जून, जो उनकी सेक्रेटरी भी है, उठाती है। वह कुछ संदेश पढ़कर सुनाती है और बताती है कि सैन बर्नार्डिनो के एक रेस्टोरेंट से उनके स्टील मिल्कशेक मिक्सर्स के लिए 6 मिक्सर्स का ऑर्डर आया है। यह संख्या सुनकर रे हैरान हो जाते हैं। उत्साहित होकर वह तुरंत अपने संभावित खरीदारों को कॉल करते हैं। उनकी और भी हैरानी तब बढ़ जाती है जब ऑर्डर को बढ़ाकर 8 मिक्सर्स कर दिया जाता है। यह उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। जानने की इच्छा से प्रेरित होकर वह तुरंत एक नक्शा निकालते हैं, रेस्टोरेंट का पता ढूंढते हैं और सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया की लंबी ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य दिखता है। रे देखते हैं कि एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने एक बड़ी भीड़ लगी हुई है, जो अपने खाने के लिए कतार में खड़ी है, जो 1950 के दशक की शुरुआत में एक अजीब बात थी और अपने आप में पहली। इस अद्भुत दृश्य से प्रेरित होकर वह भी कतार में शामिल होते हैं और खुद से खाने का स्वाद चखने का निर्णय लेते हैं। वह एक बर्गर खरीदते हैं और यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन्हें वह केवल 30 सेकंड में मिल गया। रे अभी भी अपने बर्गर का आनंद ले रहे होते हैं कि तभी एक और मध्यम आयु के व्यक्ति उनके पास आते हैं और उनका स्वागत करते हैं। वह उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और कहते हैं कि यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर हो सकता है जो उन्होंने कभी खाया है। वह व्यक्ति खुद को मैकडोनल्ड के रूप में परिचित कराता है, जो उस फास्ट फूड रेस्टोरेंट का सहमालिक है। रे की स्मार्ट और डायनामिक सोच ने तुरंत मौके को भांप लिया। वह खुद को परिचित कराते हैं और मैक उन्हें मिल्कशेक विक्रेता के रूप में पहचानते हैं। जब मैक उनसे पूछते हैं कि वह कैलिफोर्निया में क्यों आए हैं, तो रे झूठ बोलते हुए कहते हैं कि वह एक मीटिंग के लिए आए थे। मैक फिर उन्हें उनके ऑपरेशंस का विस्तृत टूर देने का निर्णय लेते हैं। रे मैकडोनल्ड्स बर्गर के बनाने की गति और कुशलता देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। वह मैक के भाई डिक से भी मिलते हैं और दोनों को डिनर पर ले जाने का प्रस्ताव रखते हैं। रे बताते हैं कि मैकडोनल्ड्स अब तक का सबसे अद्भुत रेस्टोरेंट है जो उन्होंने अपनी फूड सर्विस इंडस्ट्री में देखा है और वह उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। दोनों भाई उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। डिनर के दौरान मैकडोनल्ड भाई अपने सैन बर्नार्डिनो के मैकडोनल्ड्स बर्गर स्टैंड की सफलता की कहानी रे को सुनाते हैं। वे रे को कुछ अपने बिजनेस के राज भी बताते हैं, जैसे कि कैसे उन्होंने तेज सेवा और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन का पैटर्न डिजाइन किया, जो रातों रात सफलता बन गया। रे को मैकडोनल्ड्स में बड़ा पोटेंशियल दिखाई देता है और वह पूरी रात इसके बारे में सोचते रहते हैं। अगली सुबह रे मैकडोनल्ड भाइयों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वे जल्द ही वहां पहुंचते हैं और रे को देखकर चौंक जाते हैं। रे चाहते हैं कि भाई मैकडोनल्ड्स को फ्रेंचाइज करें। वह बताते हैं कि वह खासतौर पर उनके लिए कैलिफोर्निया आए थे, जैसा उन्होंने पहले मैक से नहीं कहा था। लेकिन डिक बताते हैं कि उन्होंने पहले ही कंपनी को फ्रेंचाइज करने की कोशिश की थी और जोड़ते हैं कि दूर से गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना मुश्किल होता है, जिसने उन्हें इस विचार को छोड़ने के लिए मजबूर किया। उन्होंने पहले ही विभिन्न शहरों में 5 शाखाएं बनाई थी, लेकिन फिर रुकने का फैसला किया। मैकडोनल्ड भाई अपने कीमती निर्माण को खराब होते देखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मैक कहते हैं कि एक बेहतरीन रेस्टोरेंट होना 50 औसत दर्जे के रेस्टोरेंट से बेहतर है। रे वास्तव में चाहते हैं कि वे कंपनी को फ्रेंचाइज करें, लेकिन भाई अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। वे तीनों अभी भी बहस में उलझे हुए होते हैं। तभी रे की नजर दीवार पर लगे एक मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट की एक पेंटिंग पर पड़ती है, जिसमें एक अनोखा डिजाइन है, द गोल्डन आर्चेस। भाई बताते हैं कि उन्होंने फीनिक्स मैकडोनल्ड्स शाखा को इस डिजाइन के साथ बनाया था और रे क्रॉक इसे खुद देखने का निर्णय लेते हैं। रे तेजी से फीनिक्स शाखा की ओर ड्राइव करते हैं और वह गोल्डन आर्चेस डिजाइन से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उन्हें परवाह नहीं कि उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, वह बस मैकडोनल्ड्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। वह अपने घर आर्लिंगटन हाइट्स, इलिनॉइस लौट आते हैं। हालांकि उनका बिजनेस अब एक दिलचस्प मोड़ ले सकता है, लेकिन उनके घर की स्थिति ऐसी नहीं थी। वह अक्सर हफ्तों तक बाहर रहते थे, जिससे उनकी पत्नी एथेल अकेली रह जाती थी। वह इससे स्पष्ट रूप से खुश नहीं थी और अधिक ध्यान की मांग करती थी। रे से पूछती है कि वह कब ब्रेक लेंगे। रे जवाब देते हैं, शायद कभी नहीं, जिससे एथेल गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद रे अपने मिल्कशेक के व्यापार को जारी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें फिर से निराशा मिलती है। वह मैकडोनल्ड भाइयों से मिलते हैं और उन्हें फिर से अपनी दृष्टि के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। यह विश्वास की गोल्डन आर्चेस डिजाइन अमेरिकी संस्कृति का प्रतीक बन सकता है, एक ऐसा स्थान जहां पूरे अमेरिका में परिवार इकट्ठा होकर फास्ट फूड खा सकते हैं। डिक अभी भी इस विचार को लेकर संकोच करते हैं।
उसके भाई आखिरकार उसे समझाने में सफल हो जाते हैं। वे अंततः पेपरवर्क साइन करते हैं, जिससे रे मिडवेस्ट में मैकडॉनल्ड्स के लिए फ्रेंचाइजिंग एजेंट के रूप में उभरता है। हालांकि वह कॉन्ट्रैक्ट के तहत बाध्य होता है कि वह रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड और इंटीग्रिटी को बनाए रखे और किसी भी बदलाव से पहले भाइयों से अप्रूवल ले। रे क्रॉक को आखिरकार वह मिल गया जो वह चाहता था, लेकिन वह अपनी उपलब्धियों पर आराम नहीं करता। वह तुरंत काम में जुट जाता है और इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की मांग करते हुए कई बैंकों के चक्कर लगाता है। हमेशा की तरह उसे मना कर दिया जाता है। निराश होकर रे अपने घर को गिरवी रखने का फैसला करता है, बिना अपनी पत्नी को बताए। इस जोखिम भरे निर्णय से उसे डेस प्लेन्स लोकेशन सुरक्षित करने का मौका मिलता है, जहां अगली मैकडॉनल्ड्स शाखा खोली जाएगी। रे एक गर्म मिजाज वाले व्यक्ति हैं, जो चाहते हैं कि सब कुछ तेजी से आगे बढ़े, लेकिन मैकडॉनल्ड भाई धीमे और स्थिर दृष्टिकोण को पसंद करते हैं। जल्द ही रे और मैकडॉनल्ड भाइयों के बीच विवाद शुरू हो जाता है, जब रे कोका कोला से स्पॉन्सरशिप प्राप्त करने के लिए उनके नाम को मेन्यू में शामिल करने का प्रयास करता है। जबकि रे इसे मुफ्त पैसे पाने का एक अवसर मानता है, डिक इस विचार से सहमत नहीं होते, कहते हैं कि वह मैकडॉनल्ड्स को व्यावसायिक नहीं बनाना चाहते। इससे नाराज होकर रे फोन काट देता है। डेस प्लेन्स मैकडॉनल्ड्स शाखा गोल्डन आर्चेस डिजाइन के साथ जल्द ही शुरू हो जाती है। मैक और डिक की किस्मत अच्छी है कि रे भी मैकडॉनल्ड्स के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के प्रति जुनूनी है। इस बीच उसकी पत्नी एथेल अकेलेपन में घर पर रहती है। रे उसे खुश करने की कोशिश करता है और वे अंततः पास के एक कंट्री क्लब जाते हैं। अगले दिन क्लब में रे कुछ अमीर दोस्तों से मिलते हैं। बातचीत के दौरान वह उन्हें अपने हालिया बिजनेस डिस्कवरी के बारे में बताते हैं। वे पहले तो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी के समर्थन के बाद वे आखिरकार उसकी बात सुनते हैं और रे उन्हें देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। रे के अमीर दोस्तों की मदद से फ्रेंचाइजेस तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन डिक को डर है कि वह स्टैंडर्ड्स को बनाए नहीं रख पाएंगे। यह डर सही साबित होता है जब रे जल्द ही देखता है कि नई खुली फ्रेंचाइजेस में से एक की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। स्थिति को जल्दी से सुधारने के लिए रे अपने उन अमीर दोस्तों में से एक का सामना करता है, जो फ्रेंचाइज में से एक का प्रभारी है। यह देखकर कि उसका दोस्त फ्रेंचाइज के स्टैंडर्ड्स की परवाह नहीं करता, रे क्लब की मेंबरशिप कैंसिल कर देता है, जिससे उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। अगले दिन रे अपने ऑफिस में एक आदमी से टकराता है जो उसकी सेक्रेटरी जून को बाइबल बेचने की कोशिश कर रहा होता है। वह आदमी की दृढ़ता को नोटिस करता है और अंततः पता चलता है कि वह आदमी लियोनार्ड रोजेनब्लैट नाम का एक यहूदी है, जो सिर्फ अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहा है। रे उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उसे वॉकेगन, इलिनॉइस में एक नई फ्रेंचाइज सौंपता है। जल्द ही रे के मन में एक शानदार विचार आता है जब वह देखता है कि लियोनार्ड और उसकी पत्नी मायरा मैकडॉनल्ड्स के स्टैंडर्ड्स का बेहतरीन तरीके से पालन कर रही हैं। रे अपनी पत्नी को पास के एक स्थानीय रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहां के एक आदमी से साधारण बातचीत करता है। वह उस आदमी को भी एक कॉन्ट्रैक्ट सौंपने का फैसला करता है। रे जल्द ही समझ जाता है कि वह समर्पित अमेरिकी वर्किंग क्लास के साथ और अधिक फ्रेंचाइज स्थापित कर सकता है, इसलिए वह विभिन्न लॉज और धार्मिक संगठनों में जाकर वर्कर्स को हायर करना शुरू करता है। यह तरीका काम आता है और अधिक फ्रेंचाइज उभरने लगती हैं। रे धीरे धीरे मैकडॉनल्ड्स का चेहरा बन जाता है और एक मैकडॉनल्ड्स की ग्रैंड ओपनिंग में शामिल होने के लिए मिनेसोटा की यात्रा पर जाता है। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती जब उसे वहां जोरदार स्वागत मिलता है और उसी शाम वह एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाता है, जहां वह रोली स्मिथ से मिलता है, जो रेस्टोरेंट का मालिक है और वह भी मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज का मालिक बनने में रुचि दिखाता है। जैसे ही पुरुष बातचीत कर रहे होते हैं, पास में एक महिला पियानो बजाना शुरू करती है और रे की नजरें उस पर से हट नहीं रही थी। रोली उसे अपनी पत्नी जून स्मिथ के रूप में परिचित कराता है। हालांकि वह शादीशुदा है, फिर भी रे की उस पर नजर रहती है। वह उसके साथ गाना गाने और पियानो बजाने में शामिल हो जाता है और यह स्पष्ट है कि रे उसके प्रति आकर्षित हो गया है। रे मिनेसोटा की अपनी यात्रा से और भी बड़े इरादों के साथ लौटता है। वह मैकडॉनल्ड्स को मिडवेस्ट से आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जून उसे एक छोटी सी समस्या के बारे में सूचित करती है। उसने पहले मैकडॉनल्ड भाइयों के साथ 1.4% मुनाफे का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन यह उसके विस्तार की योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। रे भाइयों को कॉल करता है और अपने सौदे पर फिर से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन डिक इनकार कर देता है और रे को भेड़िया कहता है। उसी दिन रे घर पहुंचता है और पाता है कि उसकी पत्नी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। वह उसे अवाक कर देती है जब वह उसे बताती है कि बैंक ने उसे उसके अनपेड लोन के बारे में कॉल किया था, जिससे उसे गुप्त गिरवी के बारे में पता चला। रे गुस्से में बैंक में घुस जाता है और बैंकर से सामना करता है, जो उसे याद दिलाता है कि वह अपने भुगतान में 3 महीने पीछे चल रहा है। रे रोली और जून की फ्रेंचाइज पर जाने का फैसला करता है और वहां की स्थिति के साथ साथ अपनी गुणवत्ता की समस्याओं के बारे में उन्हें बताता है। जून के पास एक समाधान है। वह प्रस्तावित करती है कि वे एक पाउडर मिल्कशेक का उपयोग करें, जो वास्तविक मिल्कशेक की तरह ही स्वादिष्ट है, ताकि लागत कम हो सके। वह रे को स्वाद चखने के लिए एक सैंपल देती है और रे इससे बेहद प्रभावित होता है और प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। हालांकि एक और चुनौती बाकी है।
उसका कॉन्ट्रैक्ट मांग करता है कि वह किसी भी बदलाव से पहले मैकडोनल्ड भाइयों को सूचित करे। जब रे ऐसा करता है तो वे फिर से मना कर देते हैं। रे अब निराश हो रहा है। वह बैंक का एक और दौरा करता है और एक और लोन की मांग करता है, लेकिन उसे फिर से मना कर दिया जाता है। हालांकि एक युवक जिसका नाम हैरी सोनेबॉर्न है उनकी बातचीत सुन लेता है और रे को बताता है कि अगर वह ढेर सारा पैसा नहीं कमा रहा है तो कुछ बहुत गलत है। रे हैरी को अपने बिजनेस लेजर को देखने की अनुमति देता है और एक गहन समीक्षा के बाद हैरी रे की वित्तीय समस्याओं का कारण ढूंढ लेता है। वह रे को रियल एस्टेट में जाने और मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइज के लिए जिन जगहों पर रेस्टोरेंट बने हैं उन्हें खरीदने की सलाह देता है, फिर उन जगहों को फ्रेंचाइज मालिकों को लीज पर दे। इससे उसे फ्रेंचाइज पर नियंत्रण मिल जाएगा और साथ ही मैक और डिक पर भी। रे हैरी की सलाह मान लेता है और कई निवेशकों से समर्थन प्राप्त करता है। वह अपनी कंपनी का नाम बदलकर फ्रैंचाइज रियल्टी कॉर्पोरेशन रखता है। डिक जल्द ही कॉल करता है, लेकिन रे का दावा है कि कंपनी अब मैकडोनल्ड्स के अधीन नहीं है और उनके पहले साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट से बंधी नहीं है। रे आगे बढ़कर जोन द्वारा प्रस्तावित पाउडर मिल्कशेक को भी मंजूरी देता है। अब ऐसा लगता है कि रे अपनी मर्जी से काम कर रहा है। डिक को जब इस खबर का पता चलता है तो वह फिर से रे को कॉल करता है और गुस्से में याद दिलाता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ है। रे फिर भी नहीं मानता, यह कहते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट्स दिल की तरह होते हैं, इन्हें तोड़ा जाता है। उसी शाम रे अपनी पत्नी से कहता है कि वह तलाक चाहता है। वह उसे अपने सभी एसेट्स रखने की पेशकश करता है सिवाय मैकडोनल्ड्स बिजनेस के। वह फिर मैकडोनल्ड भाइयों के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को फिर से बातचीत करने के लिए एक वकील को हायर करता है। कंपनी का मालिक बनने के लिए रे अधिक से अधिक बेचैन होता जा रहा है और अंत में वह भाइयों को एक पत्र भेजता है जिसमें द मैकडोनल्ड्स कॉर्पोरेशन का लेटरहेड होता है। मैक नाराज हो जाता है और रे से फोन पर सामना करता है। रे और मैकडोनल्ड भाइयों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो चुके हैं। मैक को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और रे उसे देखने जाने का फैसला करता है। वह साथ में फूलों का एक गुच्छा ले जाता है जिसके अंदर एक ब्लैंक चेक होता है जो रे की कंपनी खरीदने की मंशा को दर्शाता है। रे के जाने के बाद मैक डिक से कहता है कि वे रे के खिलाफ कभी नहीं जीत पाएंगे। भाई कंपनी को $2.7 मिलियन में बेचने के लिए सहमत हो जाते हैं, सैन बर्नार्डिनो स्टोर और कंपनी द्वारा भविष्य में कमाए गए मुनाफे का 1% रखते हुए। रे मैकडोनल्ड भाइयों की शर्तों को मान लेता है सिवाय भविष्य के मुनाफे के 1% के, जो उनके वकील के अनुसार उन्हें केवल एक हाथ मिलाने के आधार पर दिया जाएगा। मैक और डिक के पास सौदा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। रे से बातचीत के बाद डिक रेस्ट रूम में उससे टकराता है। डिक उससे पूछता है कि जब उसने उन्हें अपना बिजनेस सीक्रेट बताया तो उसने उनका आइडिया चुराकर अपना रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोला। रे मानता है कि अगर उसने उनका आइडिया चुराकर अपना रेस्टोरेंट खोला होता तो वह असफल हो जाता। वह कहता है कि उसे जो चीज आकर्षित करती थी वह उनके द्वारा बनाए गए सिस्टम नहीं थे, बल्कि वह अनोखा नाम था, मैकडोनल्ड्स। रे कहता है कि यह नाम अमेरिका जैसा लगता था। अंत में मैकडोनल्ड भाइयों को बताया जाता है कि वे अपने स्टोर पर नाम नहीं रख सकते, जैसा कि उनके समझौते की शर्तों में कहा गया था। वे अपने स्टोर से नाम हटा देते हैं। रे अपनी सफलता की यात्रा जारी रखता है और अधिक फ्रेंचाइज स्थापित करता है, जोन से शादी करता है और यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मिलता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि आप कभी भी ऐसा अमेजिंग कंटेंट मिस न करें। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।